नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल पहले राउंड का मतदान है और 21 स्टेट्स में मतदान होना है। हरियाणा में जो मेन पार्टीज हैं, उनमें से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय तक, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज देर रात शायद कांग्रेस के कैंडिडेट्स घोषित हो जाए। हालांकि इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। एक सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हुआ है, वो कुरुक्षेत्र की सीट है। तो वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट भी क्लियर हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट भी क्लियर हैं और एक तीसरी पार्टी इनेलो के कैंडिडेट भी क्लियर हैं। वहां पर क्या परिस्थिति बन रही है, इसके बारे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय सभरवाल जी। विजय सभरवाल जी कुरुक्षेत्र को लंबे समय से रह भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं और यहाँ की रग रग से वाकिफ हैं। उन्हीं से जानेंगे। सभरवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्ते। थोड़ा सा क्या स्थिति बन रही है वहां पर? अब तीनों कैंडिडेट मेन पार्टीज के आ रहे हैं, आ चुके हैं और वहां जेजेपी भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है, लेकिन मोटे तौर पर एक तस्वीर कंप्लीट है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, पार्टीज की क्या स्थिति है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति बन रही है? देखिए कमल जी, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन अभी 1.25 महीना आगे है तकरीबन, क्योंकि मई 25 को ये यहाँ वोटिंग होनी है। लेकिन फिर भी काफ़ी जो सिनेरियो है, यहाँ का जो नक्शा है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि जब से नवीन जिंदल जी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उस समय से जो यहाँ का पिक्चर है पॉलिटिकल, वो बदल गई है। उससे पहले जो कंपेनिंग थी आप कैंडिडेट की, जो अलायंस के पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के, वो 1 महीने से यहाँ कंपेन कर रहे थे। तो उनकी कंपेन कांग्रेस के नेताओं के साथ लग के अच्छी चल रही थी। काफ़ी गांव वो घूम चुके थे और रैलीज भी या छोटी मोटी मीटिंग्स भी हर अच्छे शहर में वो कर चुके थे 1 महीने में। लेकिन नवीन जिंदल जी के यहाँ बीजेपी के तौर पे कैंडिडेट बनने के बाद यहाँ हालात एकदम बदले हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नवीन जिंदल जी का इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ बड़ा लंबा लगाव रहा है। पहले उनके पिताश्री ओपी जिंदल यहाँ से हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उसके बाद जब 13 महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की गिर गई, तो फिर उस इलेक्शन में वो हार गए। लेकिन अगली ही इलेक्शन में उनके बेटे नवीन जिंदल ने, यानी कि 2004 में, यहाँ से काफ़ी अच्छे मतों के साथ जीत हासिल की थी। और उस समय जो इस समय के INLD के कैंडिडेट हैं अभय चौटाला जी, उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, जो कि 1,60,000 वोटों से हारे थे। और वो इलेक्शन बड़ी टफ इलेक्शन हुई थी और बहुत मतलब एक किस्म की कहा जाता है कि एक इलेक्शन को ऊपर तक ले जाया गया था, क्योंकि उस समय जो ओम प्रकाश चौटाला जी का दबदबा था। लेकिन 10 साल जो नवीन जिंदल जी यहाँ रहे और उससे पहले ओम प्रकाश जिंदल जी, उन लोगों ने गांव में बड़ा काम किया। जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस थी या फाइनेंशियली वीकर सेक्शन थे, उनको उन्होंने तरह तरह की स्कीमें अपने तौर पे स्टार्ट करके और वो कार्य किए। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि जो 2014 के बाद मोदी जी जब आए प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने सफाई और लैट्रिन्स वगैरह का जो प्रोग्राम शुरू किया। तो नवीन जिंदल जी ने ये 2004 के बाद ही शुरू कर दिया था। और जो भी गांव में कोई लैट्रिन बनाता था, तो वो खुद अपनी तरफ से उसको फंड करते थे।
तो ये बहुत बड़ी जी चीज है जो लोग आज भी उनको याद किए हुए हैं। तो इसलिए जी मेरे हिसाब से अब तक के लिए तो वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लेकिन जी इसमें ये एक दो चीजें ये दिख रही हैं कि एक तो आईएनएलडी के जो कैंडिडेट अभय जी हैं, जैसे मैंने आपको जी पहले भी बताया कि वो एक जी लाख साठ हजार से हारे थे। उन्होंने फिर जी दोबारा ट्राई किया 19 में, 2019 में उन्होंने अपने बेटे अर्जुन को यहाँ से कंटेस्ट करवाया, लेकिन अर्जुन बहुत कम वोट, 60,000 के करीब, 62,000 के करीब वोट ले पाए। तो उससे ये पता चला कि भाई चौटाला फैमिली का जो यहाँ दबदबा देवीलाल जी के समय से होता था वो कहीं कम हो रहा है। क्योंकि मैं देवीलाल जी जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि देवीलाल जी जी अपोजिशन में हुआ करते थे 80 में, तो जी तब भी वो अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया करते थे। दूर से ही कोई आदमी आ जाता था, मनोहर लाल, कोई जानता भी नहीं था मनोहर लाल सैनी कौन है, लेकिन वो जीते। जी अगली बार जरूर डीडी पुरी ने उसको हराया। लेकिन जी मेरे कहने का मकसद ये है, और उसके बाद फिर देवीलाल जी ने यहाँ कैलाश सैनी, ओम प्रकाश जो हैं चौटाला जी, उन्होंने कैलाश सैनी को खड़ा किया, वो जीती। बलबीर सिंह को, अपना गुरदयाल सिंह को देवीलाल जी ने, वो भी गुरदयाल सिंह भी सैनी थे। जी तो आप काफी सैनी पुरानी बातें जो कर रहे हैं, उस समय वो ये सारी स्थिति थी, लेकिन लगता है 2014 के बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं। वो और ठीक कह अब रहे हैं आप। उस हम्म हाँ, वो क्योंकि बदली उस है। समय जो है वो कांग्रेस एक मेन ध्रुव हुआ करता था, और अपोजिशन में जनसंघ के साथ या फिर बाद में बीजेपी के साथ जो देवीलाल जी का गठजोड़ होता था, वो एक मेन ध्रुव बन गया था। हाँ और बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो दो पिछली इलेक्शन निकली 2014 और 2019, मैं ये समझता हूँ कि 2019 में जो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कोई इतनी बड़ी पार्टी उससे पहले नहीं थी, आप जानते ही हैं कि 5 साल जी भी अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज किया तो उनके 23 अलायंस पार्टनर थे। तो जी अपने तौर पे वो इतना कभी, मैं नहीं समझता कि सोचते होंगे कि 282 सीटें जब उन्होंने ले ली पहली बार जी 2000, तो उस समय से लेके कुछ चेंजेस आई हैं। क्योंकि जी मैं ये समझता हूँ कि 2014 की इलेक्शन जो थी वो करप्शन के मुद्दे पे बीजेपी ने लड़ा लड़ी। गया। जी और जी उस समय जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसको चाहे प्रोपोगंडा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उनको पूरी तरह से उनका परसेप्शन बना दिया गया था कि ये सारे करप्ट हैं। तो जी वो इलेक्शन तो इसलिए जीती गई। उसके बाद जी 2019 की इलेक्शन जो थी उसमें थोड़ा सा हिंदुइज्म का तड़का लग रहा था, ज्यादा नहीं था। जी लेकिन जी पुलवामा एक ऐसा इशू बना कि उससे स्वीप मिल गई बीजेपी को। जी 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 अब मैं ये समझता हूँ कि वो जो जिस तरह से एक हिंदुइज्म का नारा दे के हिंदुओं को इकट्ठा किया गया था, वो इस जी बार मुझे नहीं दिख रहा। इस जी बार जो जी कास्ट फैक्टर, जब एज ए जर्नलिस्ट मैं पहले भी जब एनालिसिस करता था तो मुझे वो जी दिखता था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कास्ट फैक्टर बड़ा अच्छा रोल प्ले इम्पोर्टेंट होता करती है। थी। तो जी वही मुझे इस बार भी दिख रहा है। तो जी तो इस बार इस आपको क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? अब इसमें एक थोड़ा सा फैक्टर ये बचा हुआ है कि जेजेपी किस कास्ट के बंदे को यहाँ अपना कैंडिडेट बनाती है। क्योंकि कुछ भी जी हो, जेजेपी की कोई क्रेडिबिलिटी ज्यादा बची नहीं है इस रीजन में जी स्पेशली। क्योंकि यहाँ जी किसान जो थे वो बड़े जी दलेरी के साथ एजिटेशन में, जो वहाँ हुआ बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे, उसमें जी इन्वॉल्व थे। तो वो जी लोग जेजेपी के तो सख्त खिलाफ हैं, और बल्कि वो जी खिलाफत जो है जेजेपी के खिलाफ, उसको जी अब बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। आपने खुद जी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा
कि जी जी सिरसा जी, काफी या विरोध हो जींद या रहा है, काफी किसान विरोध वर्ग हो की रहा है। तरफ से काफी विरोध हो रहा है। पूरे बोर्ड लगा दिए गए हैं कि भाई यहाँ हमारे गांव में मत घुसिए, लेकिन जी हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक कोई इस तरह का तो इंस्टांस नहीं मिला, लेकिन जी किसानों में रोष अब भी है। जी लेकिन देखना ये है कि जेजेपी का कैंडिडेट किस कास्ट से आता है और वो वोट कैसे काटता है। अब तो जी। देखिए, दो मैं आपको पहले ही शुरू में बता क्या चुका। सफरवाल जी, आपका ये कहना है, जो मैं आपकी बात समझ पाया अब तक, कि वोट कटने से ही बीजेपी जीत सकती है, नहीं तो एब्सोल्युटली बीजेपी अपने बूते से नहीं जीत सकती है? क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं? कैंडिडेट उनका स्ट्रांग है, उसमें जी कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि उनकी जी पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, बीजेपी को जी तो वोट कोई भी ना देता। ये जी देखिए, बड़ा क्लियर आपको बोल रहा हूं, अगर जी। बीजेपी नवीन जिंदल के अलावा किसी कैंडिडेट को यहां से कंटेस्ट करवाती तो आप जी कैंडिडेट जीत चुका था। ये अच्छा। देख लीजिए, आपका यहाँ कोई जी बेस नहीं है, जी लेकिन उसके बावजूद सुशील गुप्ता जी को लोगों ने वेलकम करना शुरू कर दिया था जी और कांग्रेस के जितने भी वर्कर या लीडर थे वो उनके साथ जुड़ गए थे। अब जी वही वर्कर जो हैं वो शिफ्ट हो रहे जी हैं, वो नवीन जी जिंदल जी की तरफ जा रहे हैं। तो वो जी चीज दिखाती है कि बीजेपी को यहाँ कोई ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे, नवीन जिंदल जी को जी कर रहे हैं। जी। देखे ना जी, अच्छा, तो मैं अब ये वो दो सवाल, आपने बड़े अहम आपकी बातचीत से निकले हैं। पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर पिछला चुनाव छोड़ दें, हाँ जी 2019 का, तो उससे बिल्कुल, पहले इनेलो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोल रहा है। हाँ जी 2019 में भी था, बिल्कुल 2009 में भी था, 2019 को छोड़ दें तो 2014, 9, 5 सब में था, और हाँ 2 बार हाँ उनका बिल्कुल। एमपी भी रहा। तो एमपी भी अभय चौटाला जी के आने के बाद मेरा सवाल ये है कि अभय चौटाला जी के आने के बाद क्या वो उस वोटर को रिवाइव नहीं कर पाएंगे? मतलब वो वो कंपटीशन जो है, मुझे मुकाबला जो मुझे है। वो मुझे मुश्किल इसलिए लग रहा है कि ये पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा, उन्होंने जाटों में अपना काफी दबदबा बना लिया है। जाट जो हैं वो समझ चुके हैं कि जेजेपी ने तो झूठ बोल के वोट ले लिए कि मैं बीजेपी को उखाड़ फेंकूंगा, और ओम प्रकाश चौटाला जी वैसे ही थोड़े रह चुके कमजोर पड़ हैं, गए। कमजोर पड़ हम्म, चुके हैं। उनके परिवार की हम्म, खींचातानी भी जो है वो पब्लिक में जग जाहिर हो चुकी है। तो अब जी जाट कम्युनिटी काफी वोट हैं यहाँ, सैनी जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद जाट आते हम्म, हैं। तो जी उनकी क्या रीडिंग रहेगी, वो किधर जाते हैं? अगर तो वो जी डिवाइड हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को बेनिफिट है, और जी इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जेजेपी भी इस तरह का कोई कैंडिडेट खड़ा करे ताकि जाट कम्युनिटी जो है वो कई हिस्सों में बट जाए, वो जी। इकट्ठी होके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे आप आदमी को ना मिल जाए। तो ये सबरवाल एक जी, जो मैं बात समझ पाया हूं, कुरुक्षेत्र का जो समीकरण मैं जातीय समझ पाया हूं, आप बताइएगा कहां तक सही है। वो ये है कि अ, पूरा का पूरा जो जाट समुदाय है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। एब्सोल्युटली और बिल्कुल, ठीक है, और जो पूरा का पूरा नॉन जाट समुदाय है वो एक तरह से बीजेपी का वोटर हो गया है अब, मोटे तौर पर। अब नहीं उसमें से ऐसा 20%, हाँ, मैं नहीं, एक मिनट ऐसा नहीं। एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप मुझे काउंटर कीजिए। हाँ जी मेरा ये मानना है कि जाट समुदाय 90% वोट डालता है अपने वोटर का, और 90% में से 90% जो वोट है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। हाँ जी ठीक है। हाँ हाँ और जो नॉन जाट समुदाय है उसका वोट डलेगा लगभग 75% के आसपास, हम्म और उसका जो 80% वोट है
वो बीजेपी को जाएगा, 20% वोट जो है वो नॉन बीजेपी को जाएगा। ऐसा मेरा मोटा मोटा मानना है, जो मैंने कुछ सर्वे किए हैं उस पर मैंने ये मेरा ये एनालिसिस है। आप क्या कहते हैं इसको? नहीं, इसमें कमल जी एक चीज देखिए कि ये जो बाकी आपने गिना ना कि नॉन जाट जो है, उसमें जो शेड्यूल कास्ट है वो बीजेपी को नहीं देगा। शेड्यूल कास्ट में मैं आपको नहीं कह पाया। शेड्यूल कास्ट में भी देखिए दो तरह के वर्ग हैं, एक है चरमकार वर्ग और एक है नॉन चरमकार वर्ग। जो चरमकार वर्ग है वो कांग्रेस के साथ है या नॉन बीजेपी के साथ है, और जो नॉन चरमकार शेड्यूल कास्ट है जो लगभग 10% है, 10% हरियाणा में चरमकार वर्ग है, 10% ही नॉन चरमकार है, जिसमें बाल्मीकि भी आते हैं, सांसी भी आते हैं, बावरिया भी आते हैं और बहुत सारी छोटी मोटी और कास्ट हैं। ये हाँ। जो है ये मोटे तौर पर बीजेपी की तरफ है, और चरमकार वर्ग जो है वो उसका भी वही जो जाट वाला हिसाब किताब है, लगभग वैसा ही हिसाब किताब है। वैसा ही है, पर फिर भी अगर इनकी परसेंटेज गिनी जाए तो वो ज्यादा कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस हाँ, का ज्यादा कोई कांग्रेस की तरफ है। कैंडिडेट, हाँ कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बीजेपी के वो खिलाफ है। वो नेशनल लेवल पे जो जिस तरह की उनका एक परसेप्शन बना है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ काफी कुछ है, परसेप्शन है या पता नहीं क्या है। जाट नहीं, मुस्लिम, जैसे मैं मुस्लिम से भी बातें करता हूँ, आज भी एक मुस्लिम था यहाँ, उससे मैंने बात जी। की तो वो भी यही बता रहे थे जी कि मैं वहाँ सहारनपुर से हूँ, तो पिछली बार तो हम आपस में बट गए थे, लेकिन अब की बार ये तय है कि बीजेपी के खिलाफ जो बंदा जीत रहा होगा उसको वोट दिया जाएगा, वो चाहे वो तो मुस्लिम्स का काफी समय से चल रहा है। तो मोटे तौर पर आपके हिसाब से अभय चौटाला जी कहाँ खड़े हैं? अभय चौटाला जी कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। वो मुझे लगता है कि वो किसी और एंगल से यहाँ आए, जो शुरू शुरू में मुझे बताया गया उनके नज़दीक वालों ने ही, कि भाई अभय चौटाला जी जो है अरविंद केजरीवाल जी के साथ काफी समय से इकट्ठे चल रहे थे। पिछली इलेक्शन में तो उन्होंने आपस में अलायंस ही कर रखा था जी। 19 में 2019 में उनका अलायंस था जेजेपी का, अपना आईएनएलडी का और आप पार्टी का। तो उनका ये कहना था कि जब इंडिया अलायंस बना तो आपने देखा होगा कि इवन ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी ये कह दिया था कि भाई अगर वो ये हमें इनवाइट करेंगे तो हम इंडिया अलायंस में रहेंगे। लेकिन जब आपने इंडिया अलायंस के कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया अलायंस ज्वाइन की दिल्ली में और हरियाणा में, तो उस समय आईएनएलडी को उन्होंने इग्नोर किया जी। तो उस इग्नोर करने के बाद जब उनको कुरुक्षेत्र मिल गई आपको, तो अभय जी ने यहाँ अपनी कैंडिडेचर अनाउंस कर दी कि लो भाई तुम ये यहाँ अपना कैंडिडेट कांग्रेस की वजह से जीतना चाहते हो तो मैं आपके खिलाफ हूँ। अब ये अभय चौटाला जी ने अभय चौटाला जी ने हाँ जी बोलिए बोलिए। इसमें उन्होंने ये सोचा होगा कि 5 महीने के बाद तो विधानसभा की इलेक्शन है जी। तो अब यहाँ अगर वो इस समय ना भी जीत पाए तो कम से कम वो अपने जो उनके पुराने वोटर थे या सपोर्टर थे उनको वो इकट्ठा कर पाएंगे, उनमें उत्साह जाहिर कर पाएंगे, तो आगे 9 विधानसभा की जो सीटें होंगी उनमें वो फिर ले जाएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ओम प्रकाश चौटाला जी का और अभय चौटाला जी का है। लेकिन पार्लियामेंट में उनको वोट शायद जाट उतना नहीं मिलेगा ना, नहीं दे पाए, क्योंकि जाटों को ये है कि अगर हमने वोट इनको दे दिया तो वो हमारा वोट वेस्ट हो जाएगा, हमें किसी न किसी तरह से बीजेपी को हराना है जी। तो एक चीज ये है कि इनेलो के अंदर मैं देख रहा हूं, देखिए हम बेसिकली काफी सर्वेस करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं और ग्राउंड पर भी करते हैं, फिजिकल सर्वेस भी करते हैं। मैंने ऑनलाइन सर्वेस में ये विशेष रूप से देखा है कि इनेलो का परसेंटेज ऑफ ग्राफ वोटिंग में
बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है। जो 2-3% हो गया था वो अब लगभग 20% के आसपास है, और ठीक वो कहा आपने। ज्यादातर जाट समुदाय में है। हाँ ठीक तो है। उनको भी वोट मिल सकता है, जिसका उनको फायदा जो है वो विधानसभा में विशेष रूप से होगा। यही तो बिल्कुल एक ठीक। चीज में, हाँ जी ठीक कहा आपने, बिल्कुल। और जी, वो इसलिए एक चीज हुआ में, है कि जी, जेजेपी वीक हो गई। जो आईएनएलडी के वर्कर पिछली इलेक्शन में जेजेपी की तरफ टिल्ट हो गए थे, वो जी, मोस्टली वो आईएनएलडी में वापस आ रहे हैं। तो जी, ये तो आईएनएलडी तो स्ट्रांग हुई है, इसमें कोई शक जी, नहीं। एक और दो शायद सवाल और जो मेरे हाँ मन जी। में आते हैं हाँ सब्रवाल जी, जी। वो ये है एक चीज कि क्या आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र का जाट समुदाय मुस्लिम की तरह वोट कर पाएगा? क्योंकि मुस्लिम तो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है। हालांकि जाट्स भी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन अभी तक लेवल उस तरह का नहीं पहुंचा है। मुस्लिम ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट है, तो इसको मुझे थोक में वोट देना है, इधर उधर नहीं होना है। क्या जाट भी इसी तरह से, इस विचार से कुरुक्षेत्र में वोट कर पाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जी, बीजेपी चाहती है कि ये 3-4 जो अपना देवीलाल के परिवार के ही आपस में लड़ते रहें, जी, ताकि कांग्रेस को जाटों का कम से कम वोट जाए। जी, क्योंकि आप जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी कंपेनिंग यहाँ ज़्यादा डिपेंड कर रही है भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की वजह से। क्योंकि जी, देखिए, अब रोहतक में आपका काफ़ी अच्छा पीछे वोट ले गए थे, तो वहाँ जी, भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेटे ने अगर कंटेस्ट करना है, तो वहाँ वहाँ के जो वर्कर हैं, वो जी, चाहते हैं हुड्डा जी कि वहाँ के वर्कर जो हैं वो जेन्युइनली या मन से जी, जी, उनका वहाँ सपोर्ट करें। उसके लिए वो यहाँ से उनको भी करना पड़ेगा। और इसी जी, वजह से यहाँ जो कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता हैं इस समय, अशोक अरोड़ा, जो जी, आईएनएलडी के समय में मंत्री भी रहे, वहाँ के स्पीकर प्रदेश भी अध्यक्ष रहे, थे, प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष भी अध्यक्ष रहे। भी। हाँ जी, जी, तो इस समय भी वो मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, और यहाँ भी पंजाबियों जी, के नेता हैं। तो वो जी, बड़े लगन के साथ सुशील गुप्ता जी के साथ कंपेनिंग पे लगे हुए हैं। जी, लेकिन सवाल वही आता है कि अब वो कितने वोट जो हैं वो बट जाते हैं जाटों के, जी, ये डिपेंड करता है। तो लेकिन जी, इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि नवीन जिंदल की पोजीशन काफ़ी सेफ है। अब जी, वो कंपेनिंग करते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन से ही 15 तारीख को वो यहाँ आए हैं। उसके बाद जी, उन्होंने घूमना शुरू किया है, तो जहाँ जहाँ भी जी, जा रहे हैं तो काफ़ी उनका वेलकम हो रहा है। क्योंकि जो पुराने अच्छा, कांग्रेसी हैं, वो भी उनकी जी, तरफ जा रहे हैं। उनके लिए बल्कि ओके, मजबूरी हुई हुई है कि वो, कई कांग्रेसी तो बड़े कट्टर कांग्रेसी हैं, वो बीजेपी को वोट कैसे दें, लेकिन नवीन अच्छा, जिंदल जी को वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये अच्छा, एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए है। ओके। तो जो कैंडिडेट है वो बीजेपी को काफी अच्छा मिल गया, इसकी वजह से आपको लगता है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो खासा स्ट्रांग है? बस बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आपने ऑल इंडिया लेवल पे भी देखा है कि मोदी जी ने, बताया जाता है कि 23 से 25 ऐसे कांग्रेस से लीडर खींचे हैं, चाहे ईडी का प्रेशर गिन लो, सीबीआई का प्रेशर गिन लो, जिनका अपना जी, इंडिविजुअल स्टेटस और स्टेचर इतना है कि वो बिना पार्टी जी, के इलेक्शन जीत सकते हैं। तो उनमें से एक जी, नवीन जिंदल है। जी। हालांकि तो मोटे तौर पर अगर समीक्ष, जी, बोलिए। हाँ, हालांकि ये काफी समय तक नवीन जिंदल जी मेरे ख्याल कंटेस्ट ना करने के लिए अड़े रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो हाँ, कांग्रेस को छोड़ के इधर आए, ऐसे भी कहा लेकिन जाता है कि राहुल गांधी ने एक जो बयान दिया था कि कल मेरे पास एक नेता है, रो रहे थे कि मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। सबरवाल जी, एक चीज मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, मतलब ये सारी बातें ठीक हैं कि दबाव बनाया जा रहा है, मेरा ये कहना है कि आप गलत काम करते ही क्यों हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाए? नहीं कमल जी, ऐसा है, पॉलिटिशियन अगर हम ये सोच के चलें कि सारे दूध के धुले हुए हैं ना, ये
पॉलिटिक्स तो है, वो डर्टी पॉलिटिक्स कही जाती है। तो इसमें उन जी लोगों की मजबूरी होती है कि पैसा चाहिए। अब वो पैसा किस तरह से आता है, तो ये डिपेंड करता है कि जब रूलर जो है उसको किस तरह ले लें। अब ईडी का जो सिस्टम ही ऐसा बना है कि जिसमें जी देखिए सुप्रीम कोर्ट हर 2 महीने 4 महीने के बाद कभी कोई वहाँ केस जाता है तो वो ये कह देते हैं कि भाई बेल बेल जेल जेल से बेल इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ईडी जी में बेल है ही नहीं। तो जी अब उसके लिए तो देखिए ये तो इंडस्ट्रिस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं, इनके जी पास पैसा भी है, इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज भी चलानी है। मैं ये कहता जी हूँ कि अब हमारे जर्नलिस्ट हैं, इनके पास बेचारों के पास क्या है, सिर्फ बोलना ही है ना। अब उनको भी अंदर ईडी जी ले जा रही है। तो ये ईडी का जी जी हथियार हमारे देश को ऐसा, मैं कहता हूँ कि खतरनाक है। इसको, ये हम्म डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये जी तो जी बड़ा जी डैमेज कर देगा। चलिए तो इस पर उस फिर तरह, किसी विषय हाँ, किसी दिन तो बात उस करेंगे, तरह से क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से, अभी मोटे तौर पर कुरुक्षेत्र पर फोकस हाँ, रहते हैं। तो तो आपके कुरुक्षेत्र की अनुसार जो है, जी, अभी तो तक कुरुक्षेत्र में नवी अभी जो चुनाव है वो है नवीन नवीन जिंदल जिंदल और सुशील नवीन गुप्ता जिंदल जी में। बिल्कुल उनमें है। नवीन, और नवीन जिंदल हम्म, जी का पलड़ा भारी है, नवीन जिंदल जी का पल्ला भारी है। भारी। और इवन जो अभय चौटाला जी हैं, उनका जो रोल रहेगा वो यही रहेगा कि तो सुशील अभी, गुप्ता जी जो हैं वो हाँ, अभी अभी उनका तक चुनाव उनका, बैठा दिया जाए। हाँ, बस बस अभी तक अभय जी का कोई ज्यादा कंपेन चला भी नहीं है। अभी उनका बेटा जरूर अच्छा, अर्जुन आके कुछ दिन यहाँ रह गया है। अभय जी तो जी एक ही दिन आए थे, उसके बाद आए भी नहीं। जी तो बल्कि उनके भाई ने तो, आपको पता है, 2-3 दिन पहले अजय जी ने ये भी कह दिया था कि भाई वो तो इतना सीरियस होता ही नहीं पॉलिटिक्स में, सर वो और भेजा वो मैंने, उसने कुरुक्षेत्र की भेज दिया था, इलेक्शन भी छोड़ के आपने भाग देखा? जाएगा। जी जी। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि ये जो जेजीपी जो है, आप हाँ उसका जी, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इसका फ्यूचर वही है जो इनका पहले था पिछली इलेक्शन में, कि जब कांग्रेस के लोगों को टिकटें अच्छे लोगों को नहीं मिलेंगी, विनिंग कैंडिडेट, तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो बन जाएंगे 4-5-6 उनके एमएलए बस। उधर दूसरी पार्टियों से जो डिफेक्ट करेंगे वो अपने वोटों के साथ और कुछ जेजेपी के वोटों के साथ, कहीं 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 कहीं, अब वो तो उस समय देखेंगे कि कौन जीत पाता है। अदरवाइज जेजेपी का कोई अच्छा नहीं, मैं समझता। विजय जी, आज उन्होंने, की तारीख में मैं देख रहा हूं कि जो मैंने, जैसे मैं सर्वे का हवाला देता हूं, मैं इस मामले में थोड़ा ऑब्जेक्टिव हूं, अपनी एक राय तो रखता हूं, लेकिन कहां जाएगी इस पर कोई कमेंट नहीं करता हूं। लेकिन सर्वे के माध्यम से विद प्रूफ हम ये देख रहे हैं कि जेजेपी को अभी 3 से 4% से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है मैं यही तो बता वोटर्स रहा के हूँ कि बीच में। कोई 3-4 सीटें कहीं से कोई इंडिपेंडेंट लड़ने की बजाय इनके साथ जुड़ गया, तो जुड़ इस गए तरह से कोई, हाँ, तो तो बाय फ्लूक उस, जो सीटें निकल जाए निकल जाए। हाँ, अदरवाइज देखिए ये बहुत ज्यादा इनका अपोजिशन हो रहा है कि यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला परेशान होके कैथल में यहाँ तक कह गया कि आप पत्रकार जो है वो किसानों को उकसा रहे हो, वो ताकि वो मेरे कपड़े फाड़ दें। तो एक नेता जो 4.5 साल तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम्म रहा हो, उसको देखिए हम्म ये बात कहने की जरूरत पड़ जाए कि भाई पत्रकारों की वजह से उसके कपड़े फाड़ने के लिए लोग तैयार हैं। अब पत्रकारों को तो हम्म, इल्जाम क्यों देते हो? 4.5 साल आपने राज किया, तो क्या जी किया? तो ये तो खुद हम्म वो सोचे ना। तो इसलिए जी मैं नहीं समझता कि उनको कोई माफ करेगा। सबसे पहले तो जब उन्होंने इलेक्शन ही इसी मुद्दे पे लड़ी थी कि बीजेपी को जो है वो यमुना पार, उनका नारा था, बीजेपी इस बार, बीजेपी यमुना पार। अब यमुना पार करते करते और लोगों से वोट आपने ये ले लिया कि बीजेपी को मैं यमुना पार करूंगा, और उन्हीं के साथ आपने राज कर लिया। और राज करने के बाद आपके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं कि वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार क्या करते रहे, या जहाँ जो आपके पास एक्साइज डिपार्टमेंट था वहाँ क्या क्या स्कैंडल हुए। तो वो हम्म, चीजें मतलब लोग भूलने वाले नहीं हैं, जी ये चीज। जी जी। तो विजय जेजेपी जी का आपके तो ये, साथ बात
हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आज इस इलेक्शन में तो कम से कम स्थिति यही लग रही है कि बीजेपी नहीं उभर पा रही है, और अगर उसे बिल्कुल। आगे भी उभरना है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक ये पास्ट उनका इस इलेक्शन वाला 2019 और उसके 5 साल बाद का 2024 तक का पूरा जो परिदृश्य था वो लोगों के माइंड से इरेज नहीं हो जाता, तब तक जो है वो और वापस कैसे कर पाएंगे, उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। चुनौती है। और यहाँ फिर ये है कि ओम प्रकाश चौटाला जी की शरण में ये दोनों इकट्ठे भाई हो जाएं तो फिर इनका रिवाइवल हो सकता है। ये नहीं, वो तो फिर वो तो इन्होंने अपना उन्होंने बहुत कह दिया और डैमेज मना कर चुके ना। हाँ वो देखिए, तो पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी नहीं कोई बात। जब आदमी देखता है कि वो वहां से मना भी हो गया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी क्या पता चलता है कि रात को कोई सोता है और ये कह के सोता है कि जी कांग्रेस कमाल है, और सुबह वो ये कहता है कि रात को मुझे ऐसे ध्यान आया कि मैं गलत जगह हूँ। तो ऐसा पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये मैं उसे ब्रजेंद्र सिंह जो नहीं, हमारे आप जो कह रहे हैं रेसलर सही हैं है, लेकिन कई सारे। उनका जिक्र, हाँ ब्रजेंद्र जी, सिंह का जिक्र चलिए, किया आपसे ना। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी जो पकड़ है उससे भी काफी चीजें हमें पता लगी, बड़ी नई मालूमात हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जुड़े रहेंगे हमेशा, और समय समय पर चलिए, कुरुक्षेत्र सीट का जो है वो क्या हाल है और क्या हालात हैं हरियाणा की हर इसका राजनीतिक पता खबर करते के रहेंगे। विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।